एसबीआई के चेयरमैन सी शेट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे हम खास मुलाकात इस बात को लेकर करने जा रहे हैं। आरबीआई की तरफ से एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी हुई है ईएसएल फ्रेमवर्क को लेकर, यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आया है। अब उस पर देखते हैं बैंकिंग सेक्टर पर, एसबीआई पर किस तरह का असर पड़ेगा, जानने समझने की कोशिश करते हैं। सी शेट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सर समझाएं जरा, जो नया ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू किया है आरबीआई ने, उस पर आपका क्या पहला रिएक्शन है? सबसे पहले जो 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का जो समय दिया जा रहा है, क्या बैंकों को तैयारी के लिए ये समय पर्याप्त है? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। ईसीएल गाइडलाइंस जो भी अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस के रूप में आया है, ये ब्रॉडली हमारा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है। इसका जो रेडीनेस है, आप दो चीजें पूछा है, वन इज रेडीनेस एंड दूसरा इम्पैक्ट क्या होगी बैलेंस शीट के ऊपर। ये जो लंबा ट्रांजिशन समय दो दिया है, वन इज 27 से अप्रैल 27 से लागू हो जाएगा। वी हैव सफिशिएंट टाइम ये मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, फर्स्ट 30 नवंबर तक जो टाइम दिया हुआ है हमारा फीडबैक देने के लिए, जो भी बैंकों का फीडबैक ले लेंगे, उसके बाद फाइनल गाइडलाइंस आएगा। बट ये जो भी फाइनल गाइडलाइंस आने वाला है वो 1 अप्रैल 27 से लागू हो जाएगा। So the sufficient time is there. SBI particularly पूरा तैयारी है। We only have to change some final guidelines आने के बाद थोड़ा tweaking करना पड़ेगा मॉडल्स में, but otherwise technologically as well as model wise हम तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा बैंकिंग सिस्टम भी तैयार हो जाएगा 1 अप्रैल 27 तक। बिल्कुल सर। जी 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 सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। वो जो इम्पैक्ट के बारे में आप बताया है, वन इज इम्प्लीमेंटेशन 27 से 32 तक हो जाएगा, विच मीन्स वी हैव सफिशिएंट टाइम टू अब्सॉर्ब एनी एडिशनल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। सो मेरे ख्याल से बैंकों का बैलेंस शीट के ऊपर जो लिमिटेड इम्पैक्ट ही होगा उसमें। और ये भी अनिल जी, ये भी देखना चाहिए, ये जो ईसीएल का गाइडलाइंस के साथ साथ जो बाज़ेल 3 गाइडलाइंस भी उन्होंने अनाउंस किया है, जो रिस्क वेट कम होने वाला है, रेसिडेंशियल मॉर्टगेजेस, एसएमई लोन्स, इसके ऊपर रिस्क वेट कम हो जाएगा। वहां पे भी थोड़ा कैपिटल कंजर्वेशन, कैपिटल सेविंग बैंकों को मिल सकता है। तो ये पूरा मिला के देखना पड़ेगा इम्पैक्ट एनालिसिस। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी कि ऐसा नहीं कि हर जगह प्रोविजनिंग बढ़ ही रही है, कहीं कहीं आपको उसका फ़ायदा भी होगा। ये समझना ठीक है सर कि ज़्यादा प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड लोन्स है वहीं पर बढ़ेगी, और जिन बैंक्स की बुक में अनसिक्योर्ड लोन कम है उनके ऊपर सबसे कम असर होगा। ये अनसिक्योर्ड लोन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ईसीएल में। हाँ, पर्टिकुलरली जो 60 डेज डिफॉल्ट वाला जो एसएमए 2 बोलते हैं, स्टेज 2, हाँ, उसके ऊपर अभी बैंकों एनबीएफसी प्रोविजन करते हैं पर बैंक्स नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है अभी करंट गाइडलाइंस के मुताबिक। बट जो ईसीएल गाइडलाइन में उसके लिए भी थोड़ा प्रोविजन करना पड़ेगा। सो बट मेरे ख्याल से जो एक और चीज बैंकों को करना पड़ेगा, दैट उनका कलेक्शन मेथोडोलॉजी थोड़ा मजबूत करना चाहिए। राइट सर। अभी क्या हो रहा है, अभी 30 डेज में नहीं पे किया, 60 डेज पे नहीं पे किया तो भी थोड़ा एनपीए नहीं हुआ तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करते थे। जी जी जी। पर थोड़ा ये कलेक्शन और रिपेमेंट डिसिप्लिन बढ़ाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन द रिटेल साइड। यानी कि लोन की मॉनिटरिंग और लोन रिपेमेंट की मॉनिटरिंग दोनों थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, तो वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ठीक बात है सर। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, अभी जिस तरह के माहौल में है हम, ये गाइडलाइंस ऐसे ही अगर लागू होती है तो कितनी प्रोविजनिंग बैंक्स को बढ़ानी पड़ सकती है, इसका एक अंदाजा दें। ना, अभी तो वो कैलकुलेशन नहीं किया है। ये पहले एक चीज़ है, ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, फाइनल गाइडलाइंस नहीं है जी। और अभी अभी रिलीज हुआ है ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी। थोड़ा इसका कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। राइट सर। सो
इट्स नॉट अप्रोप्रिएट दैट ना अभी कुछ नंबर बताया जाए। जी सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि अब लोन्स की मॉनिटरिंग और रीपेमेंट उस पर थोड़ी सी निगरानी ज़्यादा बढ़ेगी बैंक्स की, लेकिन क्या लोन देने के तरीके में भी कोई बदलाव आएगा? क्योंकि जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस है क्या उसमें भी आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? थोड़े से बैंक्स ज़्यादा सोच समझ कर अंडरराइटिंग करेंगे, ऐसा समझना ठीक है? तो अंडरराइटिंग तो मजबूती है अनिल जी। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कुछ खराबी है उसमें अंडरराइटिंग में। बट मेरे ख्याल से जो भी एसएमई लेंडिंग, रेजिडेंशियल मॉर्टगेजेस, इसका लेंडिंग बढ़ेगा मेरे ख्याल से। इसका उसका रिस्क वेट कम होने वाला है, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने वाला है। और अभी अभी भी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री एसएमई के लिए बहुत सारे मेन स्ट्रीम बैंक्स अभी कॉन्फिडेंट तरीके से वो एसएमई को लेंड कर रहा है, पर फिर भी उसका एसएमई सेक्टर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उसके लिए ये जो बैसल 3 नॉर्म्स इंप्लीमेंट करने वाले, ईसीएल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो बैसल 3 का नाम बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आई थिंक मेरे ख्याल से क्रेडिट एसएमई के लिए बढ़ेगा मेरे ख्याल से। तो सर बट ये अंडरराइटिंग में कोई कमी नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेटा इज अवेलेबल, सो अंडरराइटिंग ठीक ही है। श्योर सर। और वैसे भी मतलब अभी तो एसेट क्वालिटी बेस्ट लेवल्स पर चल रही है पूरी बैंकिंग सेक्टर की, कोई सवाल ही नहीं। एक चीज़ जो कॉमन मतलब जो लोगों की आम धारणा ये कि ईसीएल नियम लाने से बैंक्स पे थोड़ा सा शिकंजा कस जाएगा या लेंडिंग में मुश्किल होगी, ये बैंकों के लिए नेगेटिव लोगों ने मन में बना रखा है। आप जो पर्सपेक्टिव दे रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई सारी जगह ऐसी जहाँ पर एसएमई वगैरह लेंडिंग में इसमें उल्टा बैंक्स के लिए ज़्यादा लेंडिंग करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल इन गाइडलाइन से कैसे इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप बैंकिंग सेक्टर पे? तो ये गाइडलाइंस ईसीएल और बैसल 3 के अलावा लगभग 22 अनाउंसमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम में आरबीआई ने किया है। 22 अनाउंसमेंट है बैंकिंग के बारे में। सो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से आई थिंक आई ऑल्सो कॉल्ड बैंकिंग रिफॉर्म्स 3.0। ये बैंकिंग रिफॉर्म्स माना जाता है। ये 22 जो अनाउंसमेंट किया है, ये फार रीचिंग इम्पैक्ट होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगा एंड क्रेडिट सब सेक्टर्स को मिलने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स अनिल जी, ये रिफॉर्मिस्ट अनाउंसमेंट्स है। एंड बहुत दिनों से बैंकिंग सेक्टर भी पूछ रहे थे, कस्टमर्स भी पूछ रहे थे। ये सब मेरे ख्याल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड क्रेडिट एक्रेटिव है। वो क्रेडिट बढ़ाने वाला अनाउंसमेंट्स है। क्रेडिट सुविधा बढ़ाने का है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स व्हाट शेट्टी सर, वैसे एसबीआई सबसे बड़ा बैंक और आपकी राय सबसे इम्पोर्टेंट रहती भी है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। इन गाइडलाइंस पर, इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर क्या सजेशन होंगे एसबीआई के? क्या आपको लगता है कि मोर और लेस ठीक है या किसी तरह के कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे? अब हम थोड़ा एग्जामिन कर रहा है इसको, हमारा टीम्स देख रहा है। इंटरनली हम डिस्कस करेंगे जो भी सजेशंस हम करना चाहिए। अभी तो तुरंत बताने में ठीक नहीं लगेगा, ठीक बात, तो थोड़ा सोचना चाहिए। एंड बैंक्स, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो भी सुझाव देना चाहिए वो जरूर देंगे। बिल्कुल सर। और वैसे अभी तो आप साइलेंट पीरियड में, इसलिए मैं एसबीआई पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आखिरी सवाल खाली एक ही, वो हाल ही की पॉलिसी को लेकर जो गवर्नर साहब की पिछली पॉलिसी आई थी, इस बार पॉलिसी में लोग मान रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रिफॉर्म्स पर उस पर काफ़ी फोकस किया गया है। जरा एक आपका रिएक्शन में लेना चाहता हूँ, क्या कुछ खास लगा आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार? हाँ, ये सब आई थिंक वन इज पॉलिसी रेट एक्सपेक्टेड लाइंस में थे, बिकॉज बहुत सारे जो पहले रेट कट किए थे और सीआरआर कट किए थे, एंड फिस्कल लेवल में भी वो जीएसटी का रेट रेशनलाइजेशन हुआ है, इनकम टैक्स में कटौती हुई थी। ये सब प्ले आउट होना जरूरी है, टाइम चाहिए थे उनको। सो आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो पॉलिसी रेट चेंज नहीं किया वो एक्सपेक्टेड लाइंस में थे।
जो अदर अनाउंसमेंट हमने बोला है, वो 22 अनाउंसमेंट जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में मैं बात किया है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण वाले अनाउंसमेंट्स है। एक है मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग। बैंक, इंडियन बैंक्स को परमिशन नहीं था पहले। पहले से आई थिंक लगभग 20 साल से इंडियन बैंक्स M&A फाइनेंसिंग में नहीं थे। मेरे ख्याल से ये M&A फाइनेंसिंग अलाउ करना आरबीआई का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, दैट इज वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़े कॉर्पोरेट्स जो जब भी 10,000 से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम से, 10,000 करोड़ से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम से लेते थे, वो कंपल्सरीली वो मार्केट में बॉन्ड रेज करना जरूरी थी। बट हमने रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये लगभग 10 साल हो गया ये लिमिट फिक्स करके, इसको रिवीजन करना जरूरी है। आई थिंक आरबीआई ने ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। वो स्पेसिफाइड बोरोवर कैटेगरी का जरूरत ही नहीं है। व्हेन वी आर मॉनिटरिंग बैंक लेवल में हम मॉनिटर कर रहे हैं सिंगल बोरोवर लिमिट, ग्रुप बोरोवर लिमिट, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये 2 चीज बताना चाहता था मैंने, बट बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री से और कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल ठीक बात है। सी एस शेट्टी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सर बिजी शेड्यूल में से समय दिया और विस्तार से इस ECL फ्रेमवर्क पर हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत थैंक यू अनिल जी, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। सी एस शेट्टी सर, SBI चेयरमैन, बताते हुए इस नई ESL ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर जो RBI की तरफ से आई है